ब्राह्मणवाद कहा गया तो क्षत्रियवाद क्यों नहीं कहा गया, बनियावाद क्यों नहीं कहा गया, शूद्रवाद क्यों नहीं कहा गया, ब्राह्मणवाद ही क्यों कहा? विदेशियों का साजिश है, विदेशियों ने जाति किसने बनाई? जाति तो विदेशियों ने बनाई। कौन विदेशी? हाँ। जो गरीब है ब्राह्मण वो शूद्र है। हाँ, वो शूद्र ही माना अछूत जाएगा। है। हाँ, अछूत नहीं है। अछूत की बीमारी तो विदेशियों ने पैदा की। ये विदेशी लोगों ने राज करने के लिए जातियों में जानबूझ के बांटा। आरएसएस के प्रमुख भागवत जी की जो है जुबान फिसल गई, उनकी से गलती हो गई, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है। और सरकार कम से कम हर परिवार के एक आदमी के लिए नौकरी सिक्योर करे, ये हमारी मांग है। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो। कोई पकौड़ा तलने से काम नहीं चलेगा। पकौड़ा तलने से काम इसलिए नहीं चलेगा, पकौड़ा सिक्योर नहीं है। तमाम पीएसयू कंपनियां सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, आप लोग सरकारी नौकरी के लिए अटेम्प्ट मांग रही हैं। सर, मिडिल क्लास फैमिली जो गरीब बच्चा होगा उसको आप ये बोलेंगे? मेरे तरह यूट्यूब वाला बनो, यूट्यूबर बनो, ब्लॉग बनाओ, मीडिया में रिपोर्टिंग करो, गाना गाओ। सजेशन तो सर हर कोई दे सकता है ना, मैं भी कह सकता हूँ सर आप डांस सीख लो, आप क्यों यूट्यूब चला रहे हो? मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर हूँ और मेरे साथ प्रोफेसर विक्रम हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और लगातार जातिवाद के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं और उसकी वजह से जान, नौकरी सब खतरे में रहती है। क्या आजकल क्या स्थिति है? आजकल चीज़ें ठीक हो रही हैं? बस सरकार मानती है कि मैं बेहया हूँ, बेहया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बेहया मान करके मुझे इग्नोर करने का काम किया है। हालांकि कभी भी सस्पेंड, कभी भी टर्मिनेट, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी सस्पेंड तो नहीं है? अभी सस्पेंड नहीं है, लेकिन अब क्या नया बखेड़ा खड़ा है? बखड़ा मैंने फीस हाइक पे बच्चों को सपोर्ट किया था, तो उनका कहना है कि चूँकि यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप जाकर बोल रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी के इथिक्स के खिलाफ है। मैंने कहा मैं अपने बच्चों के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, इथिक्स के खिलाफ कहाँ पे है? ये तो हमारे बच्चों के साथ है, ये ऐसे भी ये बहुजन मामला है। बजाय 85% के बच्चे फ़ीस दे सकते हैं, 40,000 हॉस्टल की फ़ीस बढ़ गई है, ये बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। क्या फीस बढ़ा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। सोचिए ईस्ट के ऑक्सफोर्ड की क्या हालत है, बताइए प्रोफेसर। बहुत बुरा हाल है। बच्चों का फ़ीस इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि अब हॉस्टल फ़ीस जहाँ कल पहले 10,000 थी, अब सीधे 40,000 देना पड़ रहा है। जहाँ पे एक एडमिशन फ़ीस 1200-1300, अब सीधे 4,000 का एडमिशन फ़ीस दिया। जहाँ पे पीएचडी का फ़ीस करीब 1500 या 700, 750 में होता था, वो 17-18 हज़ार देना पड़ा, 15-16 हज़ार देना पड़ा। मतलब हर चीज़ में फ़ीस बढ़ गया है। तो केंद्र सरकार के अधीन आता है या आपका राज्य सरकार? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो मतलब मोदी राज में प्राइस हाइक, मतलब शिक्षा महंगी हो रही है। हाँ, बिल्कुल महंगी हो रही है। और न केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बल्कि भारत के तमाम सभी यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षा महंगी हो गई है। चाहे वो आप जब BHU का ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, आप यहाँ तक कि JNU में भी बीच में फ़ीस हाइक हुआ था, लेकिन रोल बैक कर लिया गया। पर मसलन सभी जगहों पे फ़ीस का बुरा हाल। अभी मैं JNU में आया था तो यहाँ पर हॉस्टल की कंडीशन पहले के अपेक्षा ज़्यादा अच्छी नहीं रही, तो समस्या तो बढ़ती जा रही है। और चूँकि निजीकरण का मसला हमारे सामने है, ग्लोबलाइजेशन का मसला हमारे सामने है, तो ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरी तो बची नहीं। आज ही तमाम लेख नज़र आ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ रही है। EMI की रिपोर्ट के अनुसार से भी इनकी जो बेरोजगारी दर हो काफ़ी बढ़ रही है। तो मसलन बहुत बुरा हाल है। इससे बहुजनों पर क्या असर पड़ेगा, SC ST OBC और किसान गरीब बच्चों को? ये तो उसी के लिए बनाया जा रहा है कि निजीकरण जितना होगा बहुजन समाज के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, और वो पढ़ नहीं पाएंगे तो आप देखिए जब रिजर्वेशन लागू हुआ, उसी रिजर्वेशन की वजह से मिडिल क्लास दलित पैदा हुआ, मिडिल क्लास बहुजन पैदा हुआ। जब से प्राइवेट सेक्टर लागू हुआ, कहाँ आपको नज़र आ रहे हैं हमारे बच्चे? कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं? तो ये लोग अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए निकल क्यों नहीं रहे हैं? निकल तो रहे हैं संविधान रक्षा को, दिखाई नहीं पड़ता। साहब कांसीराम कहते थे ना कि ये मनुवादी मीडिया है जो हमारे आंदोलन को दिखाई नहीं पड़ती है। तो आंदोलन में बच्चे निकल रहे हैं। अब आपके सामने जो SC ST एक्ट पर बच्चे निकले कि नहीं निकले, पूरा भारत बंद किया कि नहीं किया, तो बच्चे निकल रहे हैं। अब उनके साथ ये है कि एजुकेशन पॉलिसी को कह रहे थे RSS वाले कि अच्छा है। नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं ना कहीं निजीकरण को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी है, कहीं ना कहीं उनके नीतियों को बनाने की पॉलिसी है, एक खास हिस्ट्री तैयार करने की पॉलिसी है। मुगल ST को क्या नुकसान होगा? OBC को ऑब्वियसली बहुत नुकसान होगा। जब आपने निजीकरण की पॉलिसी बढ़ाएंगे तो बच्चे जाएंगे ना। उन्होंने एग्जिट पॉलिसी बनाई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। दूसरा उन्होंने कहा कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना है, तो हमारे लिए तो हिंदी भाषा नुकसानदेह है। आपको पता है कि
माता सावित्री बाई फुले ने इसको माता कहा था इंग्लिश भाषा को, मैकाले ने कहा था, यहाँ तक कि ज्योतिराव फुले ने, बाबा साहब अम्बेडकर ने, सभी लोगों ने, हमारे सभी लोगों ने कहा कि इंग्लिश भाषा अनिवार्य है। तो अगर आप हिंदी भाषा की बात करेंगे तो कैसे हमारा समाज, कम से कम बहुजन समाज तो नहीं आगे बढ़ पाएगा। पढ़ाई एकदम महंगी कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल महंगी हो रही है लगातार। कितने का पीएचडी हो गया? पीएचडी 15,000 से ज़्यादा का पैसा देना पड़ रहा है। ग्रेजुएशन? ग्रेजुएशन 3,500 से 4,000 रुपये देना पड़ रहा है सालाना। ये जो एडमिशन फीस होता है, हाँ सालाना। पीएचडी एमफिल? ये एमफिल तो है नहीं, पीएचडी में 15,000 16,000 देना पड़ा, जबकि पहली फीस यही 750 1,000 रुपये फीस थी। अचानक हॉस्टल का फीस जो तो पहले, मतलब अमीर तो पढ़ा लेगा अपने बच्चों को, लेकिन जो गरीब लोग है, चाहे कोई जात हो, हाँ कोई जात है, SC ST OBC ज्यादा गरीब है तो लटकेगा, सवर्ण जो गरीब है वो भी वो भी जाएगा। लटकेगा। बहुत से सवर्ण बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कितनों ने एमए का पढ़ाई छोड़ दी है, कितने हमारे छात्र हैं जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ये तो हमारे आंखों देखी हाल है, यूनिवर्सिटी के बच्चे आके बताते हैं, तो नुकसान तो बहुत है। तो जो बहुजन प्रोफेसर है कम से कम, और ये सब बात प्रोफेसर और प्रोफेसरों को समझ में नहीं आ रही है। आपने क्या सवाल उठाया था पहले कि नौकरी करनी है कि नहीं करनी है, तो उनको नौकरी करनी है ना, उनको बीबी और टीवी चाहिए। तो बीबी टीवी जिनको प्यारा है वो क्यों सरकार के अगेंस्ट या वाइस चांसलर के अगेंस्ट बात करेगा? जागना तो पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं बोलेंगे तो मारे जाएंगे। हमारे समाज के लोगों ने कुछ लोगों ने जगह, बाबा साहब उसमें हैं, ज्योतिराव फुले हैं, साहब जी महाराज हैं, अगर ये भी अपने जान की परवाह करते तब तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ पाता। और मैं उन्हीं का बच्चा हूँ। मुझे तो कोई किसी वाइस चांसलर के रहमो करम पे तुम प्रोफेसर बना नहीं। मैं तो प्रोफेसर बना बाबा साहब के रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से बना, कि मेरी मेरिट पे बना। मेरी मेरिट तो बाद की बात है, पहले तो आप एंट्री लेवल पे अगर अंदर नहीं आने देंगे तो कैसे आप प्रोफेसर बनेंगे? तो प्रोफेसर तो मैं बाबा साहब की वजह से बना हूँ। संवैधानिक अधिकार है, उसके लिए मैं बोलूँगा, चाहे मुझे जेल में डाल दिया जाए, मार दिया जाए। प्रोफेसर विक्रम ने भी यही तय किया, अगर आप SC ST OBC किसान जातियों से हैं, अगर आप इस देश के गरीब हैं, तो क्या चाहते हैं? आपकी पढ़ाई महंगी हो जाए या सस्ती रहे? आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बता रहे हैं, प्रोफेसर विक्रम, की पढ़ाई महंगी हो रही है और SC ST OBC ज़्यादा उससे पीड़ित हैं। गरीब सवर्ण समाज के बच्चे, किसानों के बच्चे भी अब पढ़ लिख नहीं पाएंगे। मतलब पढ़ाई के संदर्भ के साथ साथ ये सारा मसला, मैंने एक मुद्दा उठाया था कि भारत में राष्ट्रपिता का दर्जा ज्योतिराव फुले को मिलना चाहिए। इस पे भी पूरा बवाल मचा। दैनिक भास्कर ने इसको वायरल कर दिया। उन्होंने कहा कि आपके कई अखबार वालों ने कहा कि आपके वाइस चांसलर तो ये कहती हैं कि राष्ट्रपिता के नाम पर निबंध होना चाहिए और आप ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले होना चाहिए। तो आप अगेन दोबारा से यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। मैंने बोला नॉर्म्स के अगेंस्ट की बात नहीं है, ज्योतिराव फुले साहब ने ऐसा काम किया है इसलिए हम ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं। ज्योतिराव फुले साहब का कार्य देख लीजिए और महात्मा गांधी का कार्य देख लीजिए, दोनों कार्य देखेंगे तो आपको लगेगा कि ज्योतिराव फुले ने बहुत बड़ा काम किया है। और आज मजदूर दिवस है। आज देखिए मजदूर दिवस में मैं ये कह रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कार्ल मार्क्स के जन्मदिन को या इनके मजदूर दिवस को पूरी दुनिया में मनाई जा रही है और लोग पूरी दुनिया में मीडिया मनाती है। पर क्या बाबा साहब ने जो मजदूर दिवस मजदूरों के लिए कार्य किया है उसके बारे में अब तक क्यों नहीं बताया गया? पिछले 12 से 8 घंटा हाँ बिल्कुल, 12 से बहुत काम किया। 12 से 8 घंटा ने 8 घंटा काम कराया है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किया है उन्होंने, यूनियन का कॉन्सेप्ट दिया। तो बहुत बाबा साहब ने काम किया। ये अलग बात है कि बाबा साहब को लोग समझना नहीं चाहते। यहाँ तक कि आरएसएस के लोग भी और अर्जुन राम मेघवाल ने तो कहा कि श्रम शक्ति का संगठन का स्थापना अगर किसी को जाना चाहिए उसके प्रेरणा तो बाबा साहब को जाना चाहिए। अब आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब के द्वारा कई काम है वो नहीं करते, तो ये अलग बात है। तो मजदूर दिवस पे तो बाबा साहब ने बहुत काम किया और मेरा यह मानना है कि आने वाले समय में बाबा साहब के इस कार्य को रेखांकित किया जाना चाहिए। और भारत के इतिहासकारों से तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि वो केवल मजदूर दिवस के लिए कार्ल मार्क्स के मुंह न ताकें, वामपंथी विचारधारा को न ताकें, कम से कम बाबा साहब पर एक बार नज़र तो डाल लें कि बाबा साहब ने क्या किया। आपका क्या मांग है पांडे जी, क्या है? मेरी मांग ये है कि भारत में अभी गरीबी गई नहीं है। सच्चाई तो ये है, हर गांव में कोई न हर गांव में मैं आम आदमी की तरह से घूमता हूं, देखता हूं, लोगों से संपर्क करता हूं, तो वहां पे लोगों के साथ ऐसी स्थिति है कि गांव सरकारी नौकरी चाहते हैं आप? हमने जो है गांव में घूम घूम के अवलोकन किया तो पता ये चला कि आदमी बहुत अभी भी जो है 90% लोग गरीब हैं। 90% लोग गरीब हैं।
कि उन लोगों को अपने बेटियों की शादी करने के लिए ज़मीन बेचनी पड़ती है, किसी को गहने बेचने पड़ते हैं, नौकरी के लिए गहने बेचने पड़ते हैं। सरकारी नौकरी वाला बहुत दहेज मांगता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, सरकारी नौकरी दहेज से मतलब नहीं है। हमारी मांग है कि भारत में 25 करोड़ परिवार हैं, हर परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाए। जिनको नौकरियां मिल गई हैं उन्हें छोड़ दीजिए और उनके योग्यता के आधार पे सारे ब्राह्मण समाज के लोग बाहर हो जाएंगे, सब में से किसी न किसी नहीं, एक। ब्राह्मण समाज से मतलब नहीं है, सबके लिए, कोई उसमें जाति बिरादरी आरक्षण से मतलब नहीं है। उसमें हर बिरादरी में जितने लोगों के घर में नौकरियां नहीं हैं उन्हें एक नौकरी अब दी तो जाए। सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। लेकिन हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन करने का ये मतलब है कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। हम मोदी जी पल्ला झाड़ रहे हाँ, हैं, पल्ला झाड़ वाजपेयी जी पल्ला झाड़ रहे हाँ, थे, हम निष्पक्ष मनमोहन बोल सिंह रहे हैं। पल्ला झाड़ रहे हैं। हम उनके समर्थक हैं, लेकिन हम निष्पक्ष कह रहे हैं। मोदी जी के समर्थक है कि नहीं? हाँ, समर्थक तो हैं। तो मोदी जी पल्ला झाड़ रहे हैं। हम सत्य के साथ हैं इस समय, और हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी से बड़ा कोई सत्य है? मोदी जी सत्य तो हैं, अंतिम सत्य है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हर हर मोदी नहीं, हर हर मोदी तो बोलेंगे, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि निष्पक्ष, बिना जाति के, बिना वर्ग के जो है हर परिवार में एक आदमी को नौकरी मिलनी भाई, चाहिए। रेलवे का निजीकरण हो रहा है, एयरपोर्ट का निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरी आप चाह रहे हैं। निजीकरण ठीक है कि गलत? नहीं, निजीकरण के लिए भी हम विरोध करेंगे। सरकार जो अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है, इसलिए निजीकरण कर रही है। नकली त्रिपाठी तो नहीं है? नकली नहीं, आप जाके हमारे गांव में, हमारे घर पे पता कर लीजिए। सवर्ण समाज निजीकरण के पक्ष में है। सवर्ण समाज निजीकरण के पक्ष में है तो अच्छा नहीं है। निजीकरण नहीं होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। देश के केवल 5% लोग ही हैं सर जो केवल निजीकरण के पक्षधर हैं, बाकी 95% व्यक्ति निजीकरण का पक्ष नहीं है। वो तो केवल समाजीकरण ही हो। सरकार सही बोले भाई साहब कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है। वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे लोगों को देना चाहती है जो पूंजीपति लोग हैं, जिनके पास पहले से लाखों करोड़ों की संपत्तियां हैं। 10 जेल जाने से डर नहीं लग रहा है सरकार के खिलाफ? जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, कैसे हम जेल जा सकते हैं? चले भी जाए, क्या देखा, भगत सिंह भी जेल चले गए थे ना। देश हित के लिए काम करने में अगर जेल भी हो जाए तो कोई बुरा नहीं है। अभी तो ब्राह्मण समाज के लोग भी कह रहे हैं सरकारी नौकरी चाहिए। नहीं, ये तो षड्यंत्र है। ब्राह्मण समाज अच्छी तरह से जानता है, वो तो हेजिमनी का शिकार है वो, और वो अपने इंटरेस्ट को अच्छा से जानता है। पूरा ब्राह्मण समाज अपने इंटरेस्ट को अच्छी तरह से जानता है। मानते हैं क्या? संविधान को मानते हैं? अगर आप संविधान को और बाबा साहब को मानते हैं तो किसी बिरादरी का विरोध आपको नहीं करना चाहिए। हम सभी बिरादरी को एक साथ लेके चल रहे हैं। हम भी ब्राह्मण हैं, लेकिन हम सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं। अरे विरोध नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं ब्राह्मणवाद कर रहा हूँ। मैं ये नहीं, मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मणवाद भी गलत नहीं था। उसको संदेश देने वाले, हमारा जब संविधान बना अंग्रेजों ने, मुगलों ने, उसके पहले भी तमाम विदेशी आए। मनुस्मृति अच्छा था, मनुस्मृति सब कुछ ठीक था उसमें, लेकिन विदेशी जब आए, ब्राह्मणवाद कहा, मेरी बात, ब्राह्मणवाद कहा गया तो क्षत्रियवाद क्यों नहीं कहा गया? बनियावाद क्यों नहीं कहा गया? शूद्रवाद क्यों नहीं कहा? ब्राह्मणवाद ही क्यों कहा? विदेशियों का साजिश है। विदेशियों ने जाति किसने बनाई? जाति तो विदेशियों ने बनाई। कौन विदेशी? विदेशी हजारों आक्रमण हुए। तो रामचरितमानस विदेशी लिखा है। मैं बता रहा हूँ। अरे रुको, रामचरितमानस में कोई जातिवाद नहीं है। उसमें शूद्र लिखा है, ब्राह्मण लिखा है, वैश्य लिखा है। मतलब क्या होता है उसे कोई जानता है? क्या है मतलब, क्या है उस शूद्र का मतलब? जो गरीब आदमी हो, हाँ, एकदम नीचे। जो ब्राह्मण गरीब है वो शूद्र है? हाँ, वो भी शूद्र है। अरे गरीब है, मैं बता रहा हूँ। जो गरीब ब्राह्मण शूद्र है। देखो, अब दलित की भी परिभाषा मैं आपको बताऊंगा। जो गरीब है ब्राह्मण वो शूद्र है। हाँ, वो शूद्र ही माना अछूत जाएगा। है। हाँ, अछूत नहीं है। अछूत की बीमारी तो विदेशियों ने पैदा की। ये विदेशी लोगों ने राज करने के लिए जातियों में जानबूझ के बांटा। अच्छा, भगवान राम कौन थे? अरे माँ, भगवान राम कौन थे? भगवान राम तो भगवान थे, ब्रह्म थे। योगी जी कह रहे क्षत्रिय हैं। हाँ, योगी जी कह रहे हैं क्षत्रिय तो भगवान राम से पहले विदेशी आ गया था। अगर जाति विदेशी ने बनाई, विदेशी आ गए थे, पहले से ही आ गए। भगवान राम से पहले? भगवान राम के समय में कोई जातिवाद नहीं था। कहाँ जातिवाद? तो भगवान राम क्षत्रिय कैसे हुए? भगवान राम जब जाति विदेशी ने बनाई, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, तब भगवान राम क्षत्रिय कैसे? मैं परिभाषा बता रहा हूँ। ब्राह्मण क्षत्रिय विषम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि। हनुमान जी कौन थे? योगी जी ने कहा हनुमान दलित थे। ये राजनीति के लिए हम किसी को किसी जाति का बना लेते हैं, लेकिन वास्तव में कोई जाति नहीं है। मेरा श्लोक सुन लीजिए गीता का। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्गुणैः। गीता में जो है भगवान कृष्ण ने कहा है कि भगवान कृष्ण यदुवंशी थे कि नहीं थे?
यदुवंशी वो कर्मों के आधार पे बांटा गया था। आप समझ नहीं पा रहे जाति हो। बना, कर्मों के आधार पे जाति किसने बनाई, वही जाति पूछ नहीं, रहा हूं। वो जाति नहीं थी, डिपार्टमेंट था। एक ही घर के जो है 4 लोग 4 तो ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जाति तो पंडितों ने बताई, ब्राह्मण नहीं, पंडित बोला। हाँ, आरएसएस के प्रमुख भागवत जी की जो है जवान फिसल गई, उनकी से गलती हो गई, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है। तो आपका नाम त्रिपाठी, आपका नाम त्रिपाठी के बदले कोई दूसरा टाइटल डाल दें। इसी इतिहास को तो मैं बताना चाहता हूँ, उसको आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये जो है विदेशियों ने राज करने के लिए लोगों को बिरादरी में बांट दिया है। 2000 साल पहले जो है, 2500 साल पे जाओगे या 2000 साल पहले जाओगे तो कहीं बुद्ध के समय भी जाति थी। हाँ, नहीं जाति नहीं थी, यही तो बता तो रहा हूँ बुद्ध मैं। के बाद जाति बनी ना। उस समय, हाँ, उस समय भी सरनेम कोई नहीं लिखता था। ये 2000 साल के बाद से जो है सरनेम लिखना शुरू हुआ है, पहले किसी का कोई सरनेम नहीं था। तो जाति बनाई किसने? 2000 साल पहले बनाए हैं नहीं, तो- मुगल 2000 साल पहले आया था। हाँ, मुगल जब भी आए हैं अरे भाई साहब, उनके पहले बहुत से लोग आए हैं। कौन? विदेशियों का। वर्ष पहले तो बुद्ध की बात है। इस देश में भगवान कई बुद्ध। नहीं, विदेशी आक्रमणकारी भगवान पहले से बुद्ध। यादें रहे। कौन कौन हूण हैं, शक हैं, जितने लोग भी आते कब आए? हाँ, कब आए? तो ऐसे तो कहा जा रहा है आर्यंस भी विदेशी हैं। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है कि आर्यंस कम फ्रॉम टाटिका, आर्य जो है वो विदेश से आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बाबा साहब ने खारिज किया है, ये आर्यन तिलक विदेशी ने नहीं लिखा है। आर्यन विदेशी नहीं है। आर्यन भी पूरे विश्व में, अगर आप भूगोल जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, अगर आप भूगोल जानते हैं तो साउथ अफ्रीका और जितने देश थे ये चलिए आप मुझे बता दीजिए पंडित जी। सुनिए, आपका मुद्दा बड़ा अच्छा लगा, सुनिए ना, आपका मुद्दा अच्छा लगा, मुद्दे से भटक गए हम लोग। अब देसी विदेशी कोई है नहीं, जो जहाँ पैदा हुआ, अब अब नहीं है। तो सुनिए तो भाई, अब तो लेकिन आप जो है, आपका बच्चा, रुकिए ना भाई, आपका बच्चा अमेरिका में, आपका बच्चा पहले जो है ना अफ्रीका से लोग आए थे हिंदुस्तान, 65,000 वर्ष पहले। हाँ, मैं आज नेट पे सर्च कर लीजिए, भूगोल आप जानते हैं कि नहीं? 65,000 वर्ष पहले। आप नेट पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कमाल है। आपको भारत अच्छा, को सरकारी बताऊंगा। नौकरी क्यों चाहिए? किसी को इतिहास से सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए कि गांव में हमने ये देखा कि लोग इतने गरीब हैं जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, उन्हें जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, जमीन बेच के लड़कियों की शादी करनी पड़ती है, और सरकार कम से कम हर परिवार के एक आदमी के लिए नौकरी सिक्योर करे, ये हमारी मांग है। चाहे वो ब्राह्मण हो या शूद्र हो या वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी। पकौड़ा तलने से काम नहीं चलेगा। पकौड़ा तलने से काम इसलिए नहीं चलेगा, पकौड़ा सिक्योर नहीं है। आज बारिश होने लगी तो पकौड़ा का बिजनेस नहीं चलेगा, रोज कुआं खोदना पड़ेगा, रोज पानी पीना पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाएगी। आप ब्राह्मण, सरकारी नौकरी भी क्यों चाहिए? चाहिए सरकारी नौकरी इस कारण चाहिए, केवल हम स्कूल जहाँ एक संविधान मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं? एयरपोर्ट सबको जो दे रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, ये ठीक काम है, अच्छा काम है, खराब काम है? हम इनके कामों की सराहना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसमें लेकिन ये है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। जिस देश में विकास खूब हो रहा है और उसके अंदर जो है 90% गरीब लोग जो है भीख मांग के खा रहे हैं, किसी को खाने के लिए नहीं, किसी को नौकरी नहीं है, किसी को कोई काम नहीं है। 5 किलो राशन मिल रहा है। तो हाँ, हमें फ्री का माल नहीं चाहिए, हमें हर परिवार में एक नौकरी चाहिए। हर हर मोदी बोलिए। हर हर मोदी। क्या लग रहा है, गरीब अब पूरे सिस्टम से बाहर हो जाएगा एजुकेशन से? हाँ बिल्कुल, यही तो षड्यंत्र है, यही तो चालाकी है कि उनको ये पता चल रहा है कि गरीबों का अगर सरकारीकरण होगा, सरकार में नौकरी पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि डेटा के अनुसार, जो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट का डेटा है या तमाम डेटा के अनुसार सरकारी नौकरी के मिडिल वर्ग पैदा किया। उसी मिडिल वर्ग की वजह से सारे समाज के लोग, हम लोग आए हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे रतनलाल जी हों, चाहे आप हों, तमाम लोग इसी की वजह से आए हैं, क्योंकि सरकार ने थोड़ा सा रिजर्वेशन, अब उनको पता चल गया है कि इस रिजर्वेशन से एक समाज बढ़ रहा है, अब उसको समाप्त करना जरूरी है। तो सोचिए, प्रोफेसर विक्रम शेड्यूल कास्ट से हैं, ये भी सरकारी नौकरी के पक्षधर हैं, ये तिवारी जी ब्राह्मण समाज से, ये भी सरकारी नौकरी के पक्षधर हैं। तो सवाल ये है कि ओबीसी समाज से आप भी सरकारी नौकरी के पक्षधर हैं? बिल्कुल सर, सरकारी नौकरी का मैं पूर्ण पक्षधर हूँ। यदि सरकारी नौकरी एक प्रकार का ब्रांड होता है, कोई भी सामान्य व्यक्ति, कोई भी गरीब व्यक्ति इस कारण पढ़ता है कि ताकि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो चलिए, ये भी कुछ जंतर मंतर के रंग। प्राइवेट ने, अगर प्राइवेट हो गया सेक्टर, चाहे रेलवे हो या एयरपोर्ट हो या जो भी सरकारी संपत्ति है, जब कहा हमने कह दिया। प्राइवेट का मतलब क्या होता है? पूंजीवाद। जिस पूंजीवाद के खिलाफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने लड़ाई लड़ी, अंबेडकर जी ने लड़ाई लड़ी, ज्योतिराव राव फुले ने लड़ाई, साहू जी महाराज। पहले आरक्षण का मुद्दा किसने उठाया था हिंदुस्तान में? साहू जी महाराज ने, छत्रपति साहू जी। चलिए, इस देश में अभी भी बहुसंख्यक आबादी है जो सरकारी नौकरी के पक्ष में, और देखिए वहाँ सरकारी नौकरी के लिए युवा जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने मुद्दा उठाया था। आइए आपको बात कराते हैं
कि काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई टीवी अखबार आपको ये सब खबरें नहीं दिखाएगी। तो ये देखिए एसएससी के छात्र हैं और सरकारी नौकरी को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी से बाइंड अप करेंगे। ये तस्वीरें देखिए, हम लोग कोशिश है कि जो जनता की खबरें हैं वो खबरें आपको दिखाया जाए। ये तस्वीर देखें, क्या मांग रहे हैं सर? हमारी मांगे ये हैं कि हम एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं और हमारे लिए नोटिफिकेशन जो 3 अप्रैल को आया था उसमें 1 जनवरी की जगह 1 अगस्त डेट डाल दी गई, जिसकी वजह से जो 1 जनवरी से लेकर 31 जुलाई वाले बच्चे थे वो 29 साल के होते हुए भी 30 साल के हो गए। अरे आप लोग तो प्राइवेट का जमाना है, कहाँ सरकारी नौकरी के चक्कर में आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं? सर प्राइवेट का जमाना है। आप बताइए, मैं बिहार से आया हूँ। बिहार में कितने ऐसे फैक्ट्री हैं जिनके लिए मैं सोचूं मैं क्या करूँ? वहाँ तो ऐसी वैकेंसी आती नहीं है। कैसे? अब तो एयरपोर्ट, तमाम पीएसयू कंपनियां, आप लोग तो बहुत प्रिपरेशन करने के बाद अब हम यहाँ से हम अगर ये दूसरे सेक्टर में सरकारी नौकरी तो कह रहा है सब काम चोर होता है। मैं जॉब करके आया हूँ सर। सर मैंने जॉब किया 4 साल लगातार प्राइवेट में जॉब किया। कोरोना जैसे ही आया उन्होंने हमारी सैलरी हाफ कर दी और शाम को हमें मेल आता है कि आपकी सैलरी हाफ होती है और जिसको काम करना है करिए, जिसको छोड़कर जाना है जाइए, हमें कोई मतलब। तो आप लोग सब प्राइवेट निजीकरण के पक्ष में कोई नहीं है यहाँ? सबको सरकारी नौकरी चाहिए, दहेज लेना है सर, दहेज नहीं लेना है सर, दहेज नहीं लेना है। एक सरकारी नौकरी से एक परिवार के पाँच सदस्य का सिक्योर जॉब है, बस उस पर्पज से हम ये कर रहे हैं। फिलहाल तो हम यहाँ अपने आखिरी अटेम्प्ट को लेने आए हैं जो हम सरकारी नौकरी के लिए ना मैम। हाँ सर, सरकारी नौकरी की तैयारी करिए। अब तो जमाना प्राइवेटाइजेशन का है। एयरपोर्ट, तमाम पीएसयू कंपनियां, सबको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आप लोग सरकारी नौकरी के लिए अटेम्प्ट मांग रही हैं। सर मिडिल क्लास फैमिली जो गरीब बच्चा होगा उसको आप ये बोलेंगे कि 1 लाख रुपए खर्च करके वो कोर्स करे और तब प्राइवेट तो अगर कोई आईटीआई कर लो दोबारा। कैसे कर लें सर? अब इस एज में हम क्या आईटीआई करने के लिए जाएं? फिर तो पकौड़ा तलो। कैसे तले सर? अपना स्टार्टअप है, वो स्टार्टअप है यार। वो चाय वाले एक लड़का आ रहा है आजकल, कौन चाय वाला, एमबीए चाय वाला, एमबीए चाय वाला। क्या बॉस मैं गलत कह रहा हूँ? सरकारी नौकरी जब सरकार निकालती है तो इसीलिए तो हम बढ़ते हैं। जिस दिन सरकारी नौकरी आपके मुद्दे पर थोड़ा बस ऐसी बात कर रहा हूँ। ये अटेम्प्ट का मुझे पता है। तो ये डीओपीटी के मंत्री से बात हुई ना आप लोग? सर हम सब आश्वासन दे रहे हैं, बस बोल रहे हैं कि हो जाएगा, हो जाएगा। कब हो जाएगा? आप इन लोगों को नहीं बोलने दे रहे हैं। क्या हुआ मैम बताइए? सर हमें आश्वासन दिया जा रहा है, बाकी हमारा जवाब अभी तक नहीं आया है। जो आप लोग को घर वाले को पता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? सर हमारे घर में किसी के घर में पता है, किसी के घर में नहीं पता। अब ये सोचो यहाँ पे जो लड़कियाँ आ रही है, जैसे ये लड़की हैदराबाद से अपने घर कितने स्टूडेंट इसके चपेट में आएंगे? ये जो उम्र वाला मसला है सर, लाखों बच्चे हैं। 2.5 लाख ट्वीट हुए हैं और ट्रेंड किया था हमारा ट्विटर पर भी ट्रेंड है। तो 1 नंबर पे सर अब तो मोदी जी को पता चल गया होगा, वो प्रधानमंत्री अब कर दे, आपकी बात मान लेंगे। सर परसों लास्ट डेट है सर। हम यही चाहते हैं कि बस एक छोटा सा कोरियन। आपने प्रधानमंत्री जी को टैग किया? सबको टैग किया है सर, सबको टैग किया। प्रधान तो वो एक ट्वीट के दूरी पर है। एक बार आप लोग हर हर मोदी कीजिए, काम बन जाएगा। सर पहले हमारा काम हो जाए सर। हर हर मोदी करो पहले। इससे सरकार का ये अटेम्प्ट देने से किसी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बाकी और बच्चों की होप बढ़ जा रही है। जो इसमें 2-2.5 लाख बच्चे जो अफेक्ट हो रहे हैं उनको सिर्फ एक होप मिल जा रही है। ना हमको एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं, ना हमने कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मांगा। लगातार हम सर भागादौड़ी कर रहे हैं। क्या नाम है? दिनेश। बताइए, छात्र हैं आपके देश के, इनकी खबर चलनी चाहिए कि नहीं? कोई टीवी अखबार वाला नहीं आया? टीवी अखबार वाला खबर किया गया है सर। आज कौन टीवी वाला? न्यूज तक आज उन्होंने ललन टॉप ने करा और बाकी तो सबने। टीवी अखबार पूछ रहा हूँ, जो बड़ा जो रिपोर्टर पत्रकार सब है जिसको देखते हो दिन भर। नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, सब नहीं आया। मन की बात प्रोग्राम हुआ था, उसमें हर लड़की ने हर लड़के ने अपनी शॉर्ट वीडियो बना के अपना इश्यू बताया, अपनी बात रखी। भेजा था मोदी जी को? हाँ जी हमने रखी थी, क्योंकि हम मोदी जी के मन की बात हर बार सुनते हैं और हर तो उन्होंने एक चर्चा की इसकी? सर हमारी बात वो नहीं सुन रहे, हमारे मन की बात हम तो सुन रहे हैं उनके मन की बात। तो आप लोगों ने छोटे वीडियो भेजे थे? सर बहुत सारे वीडियो भेजे, हमने मोदी जी को टैग करके भेजे है, बट हमारी बात तो सुन नहीं रहे हैं। हमारी यही रिक्वेस्ट है, हमारी बात सुने, हमारी। अच्छा, डर नहीं लगता है इसलिए मास्क लाए कि कहीं चेहरा दिख गया तो जेल? आजकल जेल में भी जा रहा है, पत्रकार भी जेल जा रहे हैं, बोलने वाले भी जेल जा रहे हैं। सर मास्क इसके लिए लगा तो हम तो तैयार हैं भैया। हम तो अब पत्रकार का मतलब, मान लो हम सेना में नौकरी करते हैं और युद्ध होगा तो हम भाग जाएंगे पीठ दिखा के। हम
नहीं, हम तो नहीं भागेंगे भैया, हम पत्रकार हैं तो जनता की खबर तो बतानी पड़ेगी ना। रिक्वेस्ट करें, हम जेन्युइन रिक्वेस्ट करें कि पिछले 4 साल से आप 1 जनवरी रख रहे थे, तो इस बार पिछले हम हमारे सवाल का जवाब है, ये सरकारी नौकरी का झोल खत्म होना चाहिए, नहीं सब प्राइवेटाइज का जमाना। सर यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि खत्म होना चाहिए। वहाँ पे 20 मंजिला सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे इमारत बनाई हुई है एसएससी की, उसे ध्वस्त करो, पहले उसे प्राइवेट करो ना। 37,000 पिछली बार वैकेंसी निकाली थी, क्यों निकाली थी? उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जरूरत है तभी पूरा सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पूरा एक बिल्डिंग की बात है, ऐसी 20 मंजिल की 20 आप बिल्डिंग लोग अपना स्टार्टअप शुरू करो, कर लेंगे सर। इन्वेस्टमेंट कौन, पढ़ाई लिखाई में जो पैसे थे, सर बहुत सारे मेरे तरह यूट्यूब वाला बनो, यूट्यूबर बनो, ब्लॉग बनाओ, मीडिया में रिपोर्टिंग करो, गाना गाओ। सजेशन तो सर हर कोई दे सकता है ना, मैं भी कह सकता हूँ सर आप डांस सीख लो, सर आप क्यों यूट्यूब चला रहे हो, सर मैं एक बात है ना? बोलूं, अगर आप बोल मैं रहे हैं कहूँगा आप startup का, बात में दम है। सीख लो सर सर, आप स्टार्टअप का बोल रहे हैं ऐसे तो नहीं फिर होता ना, एक अपना सब खोलेगा और अपना चाय पिएगा, अपना सर वही काम हो जाएगा, फिर अपना खोलो, अपना चाय पियो, 1 रुपया की इनकम नहीं होंगे, फिर आगे चल। पहली बार मैं इलॉजिकल हो रहा हूँ, पहली बार। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत सब सर चाय की दुकान खोल लेंगे तो चाय पीने कौन आएगा? पिछले 3-4 साल से तैयारी कर अगर हर कोई यूट्यूब लास्ट अटेम्प्ट देंगे सरकारी अगर हर कोई यूट्यूब चैनल बना लेगा, यूट्यूब चैनल देखेगा कौन? हूँ। सब बनाएगा, सब देखेगा, सबकी रोजी आप कितनों के देखते हो? सर हमारे जेन्युइन मुद्दे पे देखता बात हूँ। कर लीजिए आप। सर ऐसे जुनून मुद्दा तो यह है कि आप लोग ए अटेम्प्ट चाहते हैं। हाँ जी सर, लास्ट अटेम्प्ट चाहते हैं बस। अब कितना दिन बचा है? सर परसों लास्ट डेट है फॉर्म भरने का सर, 3 तारीख। अभी 30 के नहीं। पीएमओ को आप लोग टैग कीजिए ना, प्रधानमंत्री को। 1 महीने से टैग कर रहे हैं, 1 महीने से ट्विटर पर 1 महीने से टैग कर रहे हैं। हमने मेल्स डाले, हमने ग्रीवांसेस डाले। अभी हम 30 के नहीं हुए, लेकिन हमें नोटिफिकेशन के हिसाब से 30 का कर दिया गया है। सर आज भी बारिश में हम सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर भरी बारिश में, इतनी तेज बारिश में खड़े रहे वहाँ कोई अधिकारी नहीं आया? सर कोई भी नहीं आया, हम 10 मिनट खड़े रहे। 10 मिनट के बाद उन्होंने बारिश में ही हमको बोला कि तुम्हें चलो वहाँ पे छोड़ के आएंगे जीएलएन स्टेडियम में, तब वहाँ से हम यहाँ आए हैं। सोचिए, ये वजह ये है, मैं फिर कह रहा हूँ, इनकी बात इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि अब इस देश की प्राथमिकताओं में ये नहीं है, न रोजगार प्राथमिकता में है, न छात्र प्राथमिकता में है। अगर टीवी अखबार आज भी इस खबर को दिखाए तो इनकी बातें मान ली जाएगी। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि टीवी अखबार जनता की खबरें नहीं दिखा रहा है, जनता की तकलीफें नहीं दिखा रहा है, और हम लोग जो दिखा भी रहे हमारी हैसियत ही नहीं है, हम लोग यूट्यूबर हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इन बच्चों का, इन छात्रों का क्या होगा जो एज रिलैक्सेशन की वजह से या ये अटेम्प्ट मांग रहे हैं। इनकी बात इसलिए नहीं सुनी जा रही है क्योंकि मीडिया इनको दिखा नहीं रहा। इस देश की दशा दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार और पत्रकार। सर मेरा एक सवाल है, हमारे मोदी जी से मैं बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, भले ही वो बाद में कुछ हमें अटेम्प्ट दे या ना दे, बस ये बता दे, रातों रात किसी एक लड़की का वीडियो वायरल हो जाता है और उन तक पहुँच जाता है, अगले दिन वो एक्शन ले लेते हैं उस पर। ठीक है, जम्मू कश्मीर की लड़की का एक वीडियो वायरल हो जाता है, रातों रात उस पर एक्शन भी लिया जाता है। हम 1 महीने से अपनी बात रख रहे हैं, उनको टैग कर रहे हैं, अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, उन तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? बस वो इस चीज़ का जवाब दे दे। हमें उनसे बहुत उम्मीद है, इस देश के यूथ को भी उनसे बहुत उम्मीद है, बस वो हमें ये जवाब दे दे कि अगर हमारी लाइफ खराब हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो क्यों चुप है? क्या चीज़ है जो उन्हें रोक रही है हमारी बात मानने के लिए? मैं नहीं मानती। कितने, मैं वही 1.5 से 2 लाख बच्चे इसके 1.5 से 2 लाख है, और मैं नहीं मानती कि उनसे ऊपर भी कुछ है, वो सबसे ऊपर, उनसे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। तो वो क्यों चुप है और कौन सी चीज उन्हें चुप कर रही है या उन्हें बोलने नहीं? क्या करेंगे आप लोग? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। आगे आईएएस की तैयारी कीजिए सर। 5-6 साल, क्या 1 साल बचा है, उसमें क्या बचा? 5-6 साल एसएससी की तैयारी करके अब हमें यही सब बोला जा रहा है कि आईएएस बनो, वे करो, प्राइवेट करो, ये करो, वो करो, कोर्स करो। बस ये मामला है कि आयु गणना की तारीख को फिर से 1 जनवरी 2023 कर दिया जाए, जिसको क्या कर दिया गया है? पिछले 4 सालों से 1 जनवरी चल रहा है। इस बार अचानक से बिना नोटिस के, पहले नोटिस दिए 1 अगस्त कर दिया, तो उसमें जो 1 जनवरी से 1 अगस्त के बीच में जो बच्चे हैं सारे वो आउट ऑफ द एग्जाम हो गए, उन्हें एग्जाम देने का मौका नहीं मिला। चलिए, तो इस खबर पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।